चलिए सुनिएगा, नेक्स्ट रूल हम लोग करते हैं अगला। रूल नंबर सेकेंड होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। चलिए रूल नंबर सेकेंड बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल नंबर सेकेंड आप लोग क्या पढ़े थे? नेगेटिव वाला, डू या डज, हाँ पे ना? चलिए बताइएगा, सब्जेक्ट प्लस टू स्लैश क्या, डैश प्लस क्या, नॉट प्लस क्या, फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या, ऑब्जेक्ट प्लस क्या, फुल स्टॉप, हाँ पे ना? चलिए अब इसका पीवी करेंगे हम लोग, पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस में करते क्या है सर, ऑब्जेक्ट को उठाकर लेकर आते क्या बना देते, सब्जेक्ट। एकदम सेम काम करेंगे, एकदम आसान तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से सुनने चलिएगा। देखिए ऑब्जेक्ट को उठाकर लेकर आएंगे, क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। सर सब्जेक्ट बन गया हमारा। अब ये देखिए डू जो है ना, आपको बताया था ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब होता है, ये डज जो होता है ना फिफ्थ फॉर्म वर्ब होता है। हाँ फिर ना, आपको जब टेंस पढ़ा रहा था उसी समय एक बात बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब पढ़ा रहा था कि डू या डज का प्रयोग आपके कह लीजिए क्लास 12th में 3 ही जगह प्रयोग होता है, जो यूज आपके कह लीजिए सिलेबस में है, 3 ही जगह मात्र। यूज इसके और भी हैं लेकिन 3 ही आपके एग्जाम में आता है, समझ में आ रहा ना? वो कौन है 3, उसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं, जितना बता रहे उतना ही आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, देखिए डू या डज का प्रयोग कहां कहां होता है, डू डज हो या फिर क्या डिड हो, मैं तीनों की बात कर देता हूं। याद रखिएगा, ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, ये फिफ्थ फॉर्म वर्ब है, ये कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म वर्ब। ये मैं प्रूव कर चुका हूं, पढ़ चुके आप लोग। देखिए ये है ना कहां कहां यूज होगा, या तो सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनानी हो, नकारात्मक नॉट वाला, तब आपको डू डज चाहिए, डिड चाहिए। या फिर आपको सेंटेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, क्वेश्चन मार्क वाला, तब आपको डू डज की आवश्यकता पड़ेगी। या फिर सेंटेंस में एम्फेसाइज करना हो, एम्फेसाइज करना हो बोले तो जोर देना हो, किसी भी बात पर अगर जोर देना हो, याद है तो है वाला, है ना? वह दौड़ता तो है ना? वह हंसता तो है, वह अंग्रेजी बोलता तो है। याद नहीं आ रहा है सर, है ना? आपको पता है वही उसी प्रकार का सेंटेंस है ना, वह अंग्रेजी बोलता तो है, ही डज स्पीक इंग्लिश। याद आ रहा है कि सेंटेंस नेगेटिव है? नहीं। इंटरोगेटिव है? नहीं। फिर भी डू डज से बन रहा है, क्यों? क्योंकि जोर दे रहे बात पर, वह दौड़ता तो है, समझ, जोर दे रहे दौड़ना एक्शन पर। तो जोर देने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए डू डज डिड का प्रयोग करते हैं। 3 ही यूज है इसमें। यहां एक बात मैं पूरी तरह से मेंशन कर देता हूं, यहां डू डज डिड का कोई मीनिंग नहीं होता, डू डज डिड का कोई मीनिंग नहीं होता, केवल एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में कह लीजिए यूज किया जाता है, लेकिन यहां इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता। समझ में आ रहा ना? इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि डू डज यहां पर इसका कोई मीनिंग नहीं है जो यूज हो रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बातचीत पर थोड़ा कंट्रोल करें, पढ़ाई पर ध्यान दें। टू डज इसका कोई मीनिंग नहीं है, अगर कोई मीनिंग नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब का भी इसका कोई मीनिंग नहीं माना जाएगा। हाँ फिर ना, बात समझ में आ रही है ना? केवल ये माना जाएगा, दक्षिणा की वजह से, दक्षिणा की वजह से हो रहा है सर। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ये केवल फर्स्ट वर्ब फिफ्थ वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। हाँ पिना, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर कोई मीनिंग नहीं है, अपन को तो चाहिए भाई साहब पैसिव वॉइस में क्या, बी प्लस थर्ड वर्ब। हाँ पिना, एक बात तो आपको बता चुका हूं साहब, फर्स्ट वर्ब दिखे या फिर क्या फिफ्थ वर्ब दिखे, है ना? सर फर्स्ट वर्ब को ही क्या बोलते हैं, डू, और फिफ्थ वर्ब को ही क्या बोलते हैं, डज। कोई भी दिखे आपको हेल्पिंग वर्ब आंख बंद करनी है सूरदास की तरह, हेल्पिंग वर्ब क्या लेनी है, इज आर। समझ में आ रहा है? क्योंकि डू और डज पहला फॉर्म और पांचवा फॉर्म ही है, यहां इसका कोई मीनिंग नहीं है साहब। बात समझ में आ रहा ना? जिस भी वॉइस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखेगा वहां आपको, तो वहां आप क्या यूज कीजिएगा,
डू डज अगर रहेगा तो भाई साहब आपको पता है डू डज ये फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म रहेगा, इज आर एम लीजिएगा। आगे सेकेंड फॉर्म आएगा, डिड आएगा तो क्या लेंगे, आगे जिक्र करेंगे उसके बारे में। ये समझ में आ रहा ना। फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म के लिए इज आर एम क्यों लेते हैं, ये बात मैं कल ही बता दी हूं आप लोग को, बताया कि नहीं। चलिए सुनिए अब ध्यान से। तो पक्का बात ये है, पक्की बात कि भाई साहब फर्स्ट वर्ब फिफ्थ वर्ब दिख रहा है, अपन को हेल्पिंग वर्ब लेना होगा। क्या क्या इज आर एम, कोई दिक्कत किसी को। अब सेंटेंस है साहब नेगेटिव, नेगेटिव के लिए नॉट। एक बात पूरी जीवन में याद रखिएगा, पूरी जीवन में क्या बोल रहा हूं, चाहे आप सिंपल सेंटेंस बना रहे हो, वॉइस का सेंटेंस बना रहे हो, नरेशन का सेंटेंस बना रहे हो, एक चीज है केवल ध्यान में रखिएगा, कोई भी सेंटेंस हो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जैसे बाबू कंप्लीट होगा ना उसके जस्ट तुरंत बाद क्या देंगे, नॉट। बात समझ में ना। चाहे सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस ही क्यों ना हो, कोई मैटर नहीं करता, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जैसे कंप्लीट होगा उसके तुरंत बाद आएगा कौन, नॉट। कोई दिक्कत। चलिए तो यहां नॉट लिख दिया, नॉट आ गया ना। अब आपको पता है यहां वर्ब का पहला फॉर्म नहीं, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, तीसरा फॉर्म, थर्ड फॉर्म अब यूज कर दिया, केवल नॉट इसमें एक्स्ट्रा आ गया। आए फिर ना। चलिए देखिए पहले ऑब्जेक्ट को उठाकर क्या बनने दिया, सब्जेक्ट, फर्स्ट वर्ब फिफ्थ वर्ब था, डू डज तो फर्स्ट वर्ब फिफ्थ वर्ब अभी है। सर हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं, इज आर एम, फर्स्ट वर्ब फिफ्थ वर्ब तो इज आर एम ले लिया, नॉट नेगेटिव दे दिया। सर फर्स्ट वर्ब नहीं, यहां थर्ड वर्ब चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा उसके बाद थर्ड वर्ब के बाद क्या, बाय। उसके बाद क्या करते हैं, इस सब्जेक्ट को उठाकर लेकर आते इज्जत के साथ, यहां क्या बना देते, ऑब्जेक्ट बना देते, एकदम इज्जत के साथ लेकर आएंगे। सेंटेंस को स्टॉप करने के लिए क्या, फुल स्टॉप। कोई दिक्कत नहीं ना, सबको ये बात समझ में आई। किस किस स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है, हैंड रेज करेंगे, किस स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है, किसी को नहीं। चलिए अब इससे रिलेटेड आप सेंटेंस बनाइएगा, यहां लिखता हूं, आई डू नॉट राइट अ लेटर, आई डू नॉट राइट अ लेटर, ये पहला है, फटाफट लिखते चले। ही डज नॉट, बनाते भी चले, जितना बनाइएगा उतना बढ़िया से सीखिएगा। ही डज नॉट रिसाइट दिस पोएम। अगला तीसरा, योर फादर डज नॉट लाइक दिस। एक बनाते हैं और सारा आपको बनानी है। चलिए बताइए, पहले ढूंढनी है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है इसमें, आई है इसमें सब्जेक्ट। देखिए स्ट्रक्चर, डू डज हो गया, ये क्या सब्जेक्ट को पकड़कर बोले हैं तो कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस। करना क्या है साहब, इसको पीवी में चेंज करनी है फिर ना। इसमें देखिए आई हो गया क्या सब्जेक्ट, ये तो डू डज भाई साहब फर्स्ट फॉर्म वर्ब हो गया। ये नोट सेंटेंस को नेगेटिव देने के लिए आया, ये वर्ब का पहला फॉर्म हो गया, और लेटर यहां पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अपन को पहला काम करनी, देखिए जिस प्रकार से मैं एरो देकर बाबू लिख रहा हूं, आपको कॉपी में उसी प्रकार एरो देकर लिखनी है, पूरी जीवन में नहीं भूलिएगा, पूरी जीवन में नहीं, इसकी गारंटी देता हूं। ऑब्जेक्ट को उठाकर यहां क्या बनानी है, सब्जेक्ट। चलिए उठाकर लेकर आए, यहां क्या बना दीजिएगा, सब्जेक्ट। अब बताइएगा अ लेटर का यहां क्या होगा, अ लेटर का अ लेटर ही हो जाएगा। बताइए इज आर में से क्या यूज कीजिएगा, क्या पीवी का रूल देखिए बनाते चलिए, सब्जेक्ट क्या अ लेटर, इज आर में से क्या इज, उसके बाद बोलिए नॉट। इससे आसान तो भाई सब कुछ नहीं हो सकता। थर्ड फॉर्म वर्ब, अब बताइए फर्स्ट फॉर्म वर्ब है ना, उसको थर्ड फॉर्म वर्ब करनी है। ये राइट है, राइट का थर्ड फॉर्म वर्ब क्या, राइट रोट रिटर्न। अब उसके बाद क्या, थर्ड फॉर्म वर्ब के बाद बाबू बाय। अब ऑब्जेक्ट कहां से लेकर आइएगा, सर सब्जेक्ट जाकर ऑब्जेक्ट बन जाता है, आई जाकर बनेगा, इसका मतलब बिल्कुल साफ, आई को इज्जत के साथ उठाकर लेकर आइए। आई का ऑब्जेक्टिव किस, मी। समझ में आ रहा है,
सबको ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस याद है ना? पक्का बन गया। आगे आपकी बारी, बनाइए। आइए देखिए इधर, इसको बनाते हैं जी, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। चलिए सुनिएगा, मुझे बताइए, इसमें बाबू सब्जेक्ट है, ये डज क्या है, वर्ब का 5वां फॉर्म, ये पहला फॉर्म, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। आई फिर ना वह है ना, हाँ रिसाइट नहीं करता है, रिसाइट नहीं करना एक्शन किसके ऊपर बात हो रही है, इस कविता के ऊपर। रिसाइट करना का अर्थ होता है याद करना, याद करना, समझ में आ रहा है? हाँ, तो वह कविता को याद नहीं करता है ना? ठीक है साहब, चलिए दिस पोएम को उठाकर लेकर आएंगे। पहला काम क्या सर, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे क्या, सब्जेक्ट बना दीजिए, इज्जत के साथ उसको उठाकर लेकर आइए। किसको, दिस पोएम को। एक ही कविता है यह कविता। अब बताइए नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर में से क्या रूल, देखिए एक ही कविता है क्या, इज। अब बताइए क्या लिखूं, नॉट। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, रिसाइट का थर्ड फॉर्म, रिसाइटेड। कोई दिक्कत? उसके बाद बोलिए बाबू, बाय। उसके बाद सब्जेक्ट जाकर ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्टिव केस। कोई दिक्कत? चलिए पीवी कीजिए इसका, दिस का, दिस को उठाकर लेकर आएंगे तो दिस ही होगा। पहले आप देख ले किसके बारे में बात हो रही है, आपके पिताजी, ये सब्जेक्ट हो गया है ना। आपके पिताजी ना, हाँ उसे लाइक नहीं करते, बोले तो उन चीजों को लाइक नहीं करते, ठीक है साहब, ठीक है। ये डज आपका 5वां फॉर्म हो गया, ये नेगेटिव है, ये वर्ब का पहला फॉर्म हो गया। ये दिस, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को उठाकर लेकर आएंगे, क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। तो हमारा दिस बन गया ना सब्जेक्ट। कोई दिक्कत किसी को? दिस के अकॉर्डिंग इज आर में से क्या, इज। आपको पता है दिस सिंगुलर चीजों को इंडिकेट करता है, इज। अब इज आर के बाद बोलिए नॉट। उसके बाद बोलिए वर्ब का तीसरा फॉर्म, लाइक का तीसरा फॉर्म, लाइक्ड। उसके बाद क्या, बाय। ऑब्जेक्ट बताइएगा, योर फादर जाकर ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो क्या होगा, योर फादर ही होगा। आई पे ना, जो इसका सब्जेक्टिव केस होता है वही ऑब्जेक्टिव केस होता है। बात समझ में आ रहा है ना? ये रिलेट करने वाला वर्ड है। योर फादर थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन को एज इट इज, ये योर फादर को एज इट इज ऑब्जेक्ट में योर फादर ही लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, योर फादर। समझ में आ रहा है? यह पसंद नहीं किया जाता है आपके पिताजी के द्वारा। क्लियर है? अगले रूल पर चलें। अब हाँ, वो ऐसी रूल है जहां से कह लीजिए, ये भी रूल तो पूछा ही जाता है, एसएससी भी वहां से बच्चों को फंसाती है। कई सारा एसएससी का प्रीवियस ईयर अगले रूल से देखने को मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। रफ करो इसको, जिस किसी को दिक्कत हो वो बेहिचक पूछ लेंगे, बिना हिचक का, ठीक है। केवल एक चीज याद रखनी है यहां से, टू डज हो, ये पहला फॉर्म 5वां फॉर्म, पहला फॉर्म 5वां फॉर्म, भाई साहब इज आर में चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, उसके पीछे का रीजन आप कल ही देख लिए, क्योंकि हमें चाहिए बी प्लस थर्ड फॉर्म। चलिए रूल नंबर तीसरा पर चलते हैं हम लोग। कोई दिक्कत? रूल नंबर थर्ड रूल लिखिएगा, रूल नंबर थर्ड लिखिए, हु प्लस फिफ्थ फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पढ़े ये वाला सेंटेंस, कौन अंग्रेजी बोलता है, हु स्पीक्स इंग्लिश। पढ़े हैं ना आप लोग? अच्छा, यहाँ फर्स्ट फॉर्म वर्ब हो सकता है, नहीं हो सकता है, बताया था मैंने, हो सकता है जी। कौन अंग्रेजी बोलता है, हु स्पीक्स इंग्लिश। कौन कौन अंग्रेजी बोलता है तो क्या बोलेगा, हु स्पीक्स इंग्लिश। हु जो वर्ड है आपका, देखिए ध्यान दीजिए, मैं बता चुका हूं पहले, कौन अंग्रेजी बोलता है। अगला है आपका, कौन कौन अंग्रेजी बोलता है। क्या बनाइएगा, कौन का, हु, बोलना का स्पीक्स। हाँ, एक ही व्यक्ति बोलने वाला है, इसलिए हु को सिंगुलर मानेंगे, हु स्पीक्स इंग्लिश। कोई दिक्कत?
अगला क्या बनेगा कौन कौन के लिए? ओहो, दो व्यक्ति एक से अधिक है तो स्पीक इंग्लिश। मैं ये प्रूव कर देता हूं बच्चों को, टेंस में मैं बता चुका हूं ये सारी चीजें। हु नहीं होता यहाँ, है ना, एक ही हु होता है। हु वर्ड सिंगुलर को भी डिनोट कर देता है और प्लूरल को भी। ये डिटेल में बताया हूं मैं बच्चों को, ठीक है ना, एग्जाम्पल लेकर भी बताया था इसको, ठीक है। तो इसी प्रकार का सेंटेंस है। इसका वॉइस कैसे करते हैं, देखिए आप एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर 12th की बात करेगा केवल तो यहां पर आपको फिफ्थ वर्ब भी करेक्ट मानना है। बात समझ में आ रही है ना, हु को सिंगुलर मानना है, लेकिन कॉम्पसन में चीजें ये होती है फर्स्ट वर्ब भी आ सकता है यहां पर, लेकिन 12th में आपको क्या करनी है, फर्स्ट वर्ब रहेगा तो क्या उसको गलत मान लेनी है। बात समझ में, लेकिन एक्चुअली वो गलत होता है नहीं, वो मैं पहले ही बता देता हूं, समझ में रहना। वो उस तरह की अप लेवल की चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो भी करेक्ट होता है। बात समझ में आ रही है ना, एक बात ध्यान में रखिएगा। आपको एक बात बता दे, एसएससी का जब पढ़िएगा ना, कई सारी ऐसी चीजें खदेड़ कर निकाल दूंगा जो बचपन में आप पढ़ रहे थे, सब सही मान रहे थे आप, लेकिन वहां जाकर गलत साबित कर देंगे। ये गलत है तो क्यों गलत है, कई सारी चीज आपका गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आते हैं इस पर। चलिए इसको क्या करें जी, पीबी करते हैं इसका। आपको एक बात बताएं मजे की, इसका पीबी दो तरीके से किया जाता है। कितने तरीके से? दो तरीके से, एक पीबी फर्स्ट और दूसरा करते पीबी क्या, सेकेंड। चलिए पीबी फर्स्ट करते हैं इसका। अच्छा, कोई सिंपल बच्चा अगर इसका पीबी करना चाहेगा भी, कोई कुछ मत लिखिएगा, बहुत डिटेल में समझाएंगे, बहुत डिटेल में, और उनसे ज्यादा डिटेल होता ही नहीं सर। चलिए आइए, पहली बात हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को उठाकर क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना दिया ना, सब्जेक्ट आई पिना। उसके बाद क्या करते हैं सर, हेल्पिंग वर्ब, पांचवा फॉर्म दिख रहा है, आंख बंद कीजिएगा सूरदास की तरह, क्या यूज कीजिएगा, इज आर एम। क्यों? क्योंकि आपको दिख गया क्या पांचवा फॉर्म, आपके गुरुजी बताए होंगे कि पहला फॉर्म अब पांचवा फॉर्म दिखेगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लेनी है वॉइस में, इज आर एम। आई पिना, एकदम नजर यहां पर बनाकर रखिएगा, अभी आप चौंक जाइएगा जो बताएंगे। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम हो गया ना, क्यों? क्योंकि सर ये फिफ्थ फॉर्म वर्ब के लिए हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। आपको पता है कि फिफ्थ फॉर्म वर्ब नहीं आता सर, वर्ब का कौन सा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, पूरे के पूरे पैसिव वॉइस में वर्ब का कौन सा फॉर्म, तीसरा फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, मेन वर्ब जो होता है, उसके बाद क्या लिखते हैं, बाय, आई पिना, आई पिना। अब ये हूं यहां तो एज सब्जेक्ट रूप में है, आई पिना, हु को मतलब कोई भी हो सकता है, हु यहां सब्जेक्ट है सर। इसका ऑब्जेक्टिव कैसे लिखना है सर, हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, क्या होता है, होम होता है। समझ में आ रहा ना, याद रखिएगा। ये देखिए, जैसे आप सब्जेक्टिव केस पढ़े थे ना, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस पढ़े थे ना, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, यू का यू पढ़े थे ना, इसी प्रकार हु का होम होता है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? तो क्या होम होता है तो हु का ऑब्जेक्टिव केस होम लिख दूं, एकदम कॉन्सेप्ट जिस प्रकार से बनता है उसी प्रकार से बनाएंगे, इसको लिखना नहीं है अभी, सब गलत है। बोले गलत है तो बता क्यों रहे हो, आइए समझाते हैं। और एक बात बता देते हैं, एसएससी में पीवाईक्यूज में मैं दिखाऊंगा जो गलत ही, देखिए कई बार ऑप्शन में एसएससी में करते क्या है, गलत ही दे देते हैं ऑप्शन में, और गलत में जो सबसे कम गलत है वही आंसर हो जाता है। बोले सर ये कौन सा तरीका है, यही तरीका है। समझ में, कभी कभी ऐसा होता है, नहीं गलत में जो सबसे कम गलत है उसको टिक कराएंगे, वो सही हुआ, ये रूल है एसएससी का। समझ में आ रहा है ना, अब बोले छोड़ देंगे तो मार्क्स कट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, वो सब नहीं होता है, वो दिमाग लगा कर देता है। चलिए आइए इधर ध्यान दे, बालक एक बात मुझे बताइए, आपको नहीं लग रहा कुछ गलती कर रहे हो आप? बोले क्या गलती कर रहे हैं सर? सेंटेंस कैसा है बाबू, इंटरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क वाला। एक बात मुझे बताइएगा, अभी जो प्रश्न आपसे पूछ रहे वो बताइएगा, रोहन
क्यों? ईमानदार है। इसका बनाइए तो, बातचीत बोले नहीं करने, इसका बनाइए तो, इसका जवाब इसी सेंटेंस में छिपा हुआ है। क्यों का मीनिंग क्या होगा? इस सेंटेंस को जरा ट्रांसलेट कीजिए। क्यों का मीनिंग क्या लिखिएगा? वाई। एक बात मुझे बताइएगा, रोहन के अकॉर्डिंग इजारा में से क्या? रोहन का, रोहन। ईमानदार का, ये होगा ना? एक चीजें नोटिस की हैं आप, जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, अगर मैं बोलूं क्या वाला, क्या रोहन ईमानदार है, इसको बनाइए तो क्या बनाइएगा? इज रोहन ऑनेस्ट। एक चीजें पर आप ध्यान दिए, कौन सी चीजों पर? आप देख रहे कि जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं सब में सब्जेक्ट से पहले आता है हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं बोलूं रोहन ईमानदार है, रोहन ईमानदार है, इसका बनाइए तो रोहन इज ऑनेस्ट। इसमें देख रहे हैं सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस नहीं है। जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं आप जो देख पा रहे, जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं दुनिया में, सब में क्या होता है सर? हेल्पिंग वर्ब आगे होता है, सब्जेक्ट बाद में होता है। हेल्पिंग वर्ब आगे होता है, सब्जेक्ट बाद में होता है। और हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आता है W/H। बोले तो क्वेश्चन पुट करने वाला वर्ड। बात समझ में आ रही है ना? इस सेंटेंस को समझे ना? इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, इसको W/H बोलते हैं ना, हाँ पिना। इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं ना, इजारम को, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अचड़ा कचड़ा। इसका मतलब केवल एक चीज आप यहां से पकड़िए कि सर सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से पहले, इस सब्जेक्ट से पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, और उस हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है W/H, जिसका स्ट्रक्चर होता है W/H प्लस इज आर एम प्लस क्या? सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या ये होता है स्ट्रक्चर? हाँ पे ना होता है स्ट्रक्चर, ये पे नहीं। ध्यान से देखिए, अब बताइए मुझे। सब्जेक्ट से पहले इज आर एम से पहले W/H। किसका? इंटरोगेटिव सेंटेंस का। किसका? इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो बच्चा गप कर रहा है उस प्रश्न का, मेरे प्रश्न का जवाब देने के लिए वो तैयार रहेंगे, कुछ भी मैं पूछ लूंगा। ये स्ट्रक्चर समझ में आया ना? अब जरा ध्यान से देखिए, ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है ना? अगर ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है, चाहे वॉइस का हो या नरेशन का, इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना? इंटरोगेटिव अगर ये सेंटेंस है तो इसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या कर रहा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है? अब उस सब्जेक्ट से पहले आना चाहिए क्या? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से पहले आना चाहिए क्या? W/H। आई पे ना? कुछ रॉन्ग नहीं लग रहा है आपको? आई पे ना? यानी कि ये सब्जेक्ट यहां आना चाहिए, ये यहां आना चाहिए। पक्की बात ना? लिख दें? चलिए लिख देते हैं। सर इज आर एम, ठीक है ना? इज आर एम। सर इज आर एम के पहले, सर इज आर एम आ गया पहले, इज आर एम के बाद आ गया क्या? सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद क्या? बाय, उसके बाद क्या? अभी भी सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? ये हु आप लोग पढ़ रहे हैं ना, वाई, हु, हुज, हुम, विच, ये सारा क्वेश्चन वर्ड होता है। आई पे ना? क्वेश्चन पुट करने वाला वर्ड होता है, जिसको W/H नाम दिया था। आई पे ना? इस क्वेश्चन वर्ड का स्थान कहां है? सबसे आगे। लिखे हो का? सबसे पीछे। गलत बात है ना? कहां होना चाहिए इसका स्थान? सबसे आगे। तो कीजिए ना सबसे आगे। इसको यहां से हटाकर सर कहां लेकर आएंगे? अब बोलिएगा सर बाइक को क्यों लेकर आ रहे हो? फिर बाइक बाबा को छोड़ दो ना वहां पर। लीजिए छोड़ दिया, है ना? मैं होम को तो उठा कर लेकर आ सकता हूं, इजाजत दोगे होम को लाने की? आए पे ना?
है भगवान, हूम को लाने की इजाजत दोगे? क्या सेंटेंस करेक्ट है अभी? एक बात बताइए मुझे, आपने सेंस क्या लिखा था? हु का, कौन का? आइए, सेंस किसका बन गया? होम, किसका का? सेंस चेंज हो गया साहब। ये हु अगर क्वेश्चन वर्ड है तो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड का तो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड लिखते हैं सेम टू सेम। अपनी हु को होम कैसे बना दिया? अब बोले सर उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो अब दिखाओ ना इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब बोले सर दिखाएं कैसे ऑब्जेक्टिव केस? पहले तो क्वेश्चन वर्ड की तरह ही दिखाते। एक रास्ता है, आपको एक बात कल बताए थे, पता है वो कौन सी बात थी? वो बात ये थी कि दुनिया का कोई प्रिपोजिशन हो, याद रखिएगा, उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये बात पढ़े थे आप लोग, यानी कि प्रिपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। सारी दुनिया वाले समझदार होते हैं। अगर प्रिपोजिशन के बाद अगर आप कोई भी नाउन लिख रहे हो, कौन सा केस कंसीडर किया जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। बात समझ में आ रहा ना? अपन लोग चालाक आदमी, चालाकी करेंगे। ये प्रिपोजिशन जो अकेला बैठा है ना, मुझे दिखाना ये ऑब्जेक्टिव केस, इसको बोलूंगा तू आ जा इसके पहले। फाड़ी बहुत ज्यादा जरूरी है ना? समझ में आ रहा ना? लेकर आ गया इसको यहां। अब जब इसको बिठा दिया ना यहां, प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। सर क्वेश्चन वर्ड के रूप में डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड, हाँ सर स्टार्टिंग में होना चाहिए, है सर स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत? इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे होना चाहिए, है सर। सब्जेक्ट बाद में होना चाहिए, है सर। वर्ब उसके बाद, है सर। अगर बाय को यहां लिख दिए हो तो यहां लिखना जरूरी है नहीं, यहां क्वेश्चन मार्क। अब बन गया आपका। मैं डायरेक्ट अगर लिखा देता हु को बाय हुम में चेंज कर देता, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क स्वाहा। समझ में आता? नहीं आता। रूल कैसे बना, ग्रामर ने कैसे इसको बनाया, आपने देखा इसको? समझ में आ रहा है? एकदम रट्टू तोते की तरह भाई साहब रटाऊंगा तो नहीं, है ना? समझ में आ रहा है? एक एक चीजें जब तक आपको सिखाऊंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। यही है आपका पीवी फर्स्ट, यानी कि ये जो था ना पीवी फर्स्ट, ये क्या था? रॉन्ग था, क्योंकि इसको मैंने सही किया। ऑब्जेक्टिव केस इसका लेना था, मैंने दिखाया कि देखो भैया प्रीपोजिशन लगा दिया हूं, इसका मैं ऑब्जेक्टिव केस ही लिखा हूं। बोला क्वेश्चन वर्ड है ये, हम लो ना क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड ही है। ये सब्जेक्टिव केस था, ऑब्जेक्टिव केस यहां होता उठाकर लिख दिया स्टार्टिंग में। क्या जाता है साहब? इंटरोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, लो ना इंटरोगेटिव के ही फॉर्म में लिखा हूं। सब्जेक्ट से आगे कर दिया हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट लिख दिया, थर्ड फॉर्म वर्ब हो गया, क्वेश्चन इंटरोगेटिव लगा दिया क्वेश्चन वर्ब। अब क्या चाहिए? हो गया सेंटेंस। बताइए कोई दिक्कत? ये पीवी क्या हो गया? फर्स्ट। किसी को कोई भी दिक्कत तो मुझे बता सकते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एक और पीवी इसका करेंगे हम लोग। दो पीवी होता है ना, ये तो होगा नहीं साहब, होगा क्या? नहीं होगा ही नहीं साहब। ठीक है, एक और तरीके है इसको बनाने के, समझ में आ रहा ना? एक काम करिए ना आप, हु को ही छोड़ दे, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव के रूप में बना दे। आप हु को बाय हु मत कीजिए। अब बोले सर पीवी कैसे होगा फिर? सुनिए ध्यान से, पीवी सेकेंड, ध्यान दीजिए। हु को क्या लिखेगा? हु को हु ही लिखते हैं साहब। आपको पता है कि मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हाँ पे ना, इंटरोगेटिव के ही रूप में लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना होगा, हाँ पे ना। आप लोग स्ट्रक्चर पढ़े ना जी, डब्ल्यू स्लैश एच प्लस क्या इज आर एम, हाँ पे ना, प्लस क्या सब्जेक्ट, उसके बाद अचरा कचरा, है ना, उसके बाद क्या क्वेश्चन मार्क। चलिए अब देखिए हु को मैंने हु ही रख दिया, डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड को डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड की तरह। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ना, चलिए हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट वर्ब फिफ्थ वर्ब है तो क्या हेल्पिंग वर्ब लीजिएगा? इज, आर, एम। सब्जेक्ट चाहिए ना, उसके बाद ये लीजिए, ऑब्जेक्ट को उठाकर क्या बना दिया? सब्जेक्ट। कोई दिक्कत? इसी का ऑब्जेक्टिव केस यहां सब्जेक्ट बना है। नेक्स्ट आगे मुझे बताइएगा, सब्जेक्ट हो गया ना जी। अब बोलिएगा सर अब वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखिए ना। लिख दिया सर, तीसरा फॉर्म लिख दिया ना।
अब मुझे बताइएगा, इधर ध्यान दें। अब ये हु का मतलब क्या होता है? कौन। हु का मतलब क्या होता है? कौन। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, हु राइट्स अ लेटर, हु राइट्स अ लेटर, कौन एक पत्र लिखता है? कौन एक पत्र लिखता है? अच्छा, लिखने वाला व्यक्ति कौन है? पता चल पा रहा है? कौन? सर जो पूछ रहा है उसी को नहीं पता है कि कौन है, तो कोई भी हो सकता है। हाँ पे ना, कोई भी हो सकता है। जब कोई हो सकता है, आपको पता नहीं कि कोई है, लेकिन किसी के द्वारा लिखा गया, ये बात आपको पता है। किसी के द्वारा लिखा गया है, ये बात आपको पता है। तो केवल ये जो कौन का मीनिंग जो आप स्टार्टिंग में दे दिया, कौन, कोई भी हो सकता है ये। अब बैल लगा देना कि किसी के द्वारा किया गया, बस। अब बोले सर हु का ऑब्जेक्टिव केस हु नहीं लिखना है? नहीं लिखना है। हु को WH फैमिली वर्ड मान लिया मैंने, हु का हु ही लिख दिया। अब किसी के द्वारा किया गया होगा, वो अंडरस्टूड है, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, ग्रामर समझ जाएगा कि दिखाना चाह रहा है कोई और है, गुम है, भगवान बोले भूत है कोई भी, है ना, समझ में आ रहा है। मान लीजिए कोई भूत है, कोई है मतलब कोई भी है, समझ में आ रहा है। अब कोई भी है, अंडरस्टूड है, वो समझा जा सकता है, समझ में आ रहा है, समझा जा सकता है, तो छोड़ दे वहां। अब केवल क्वेश्चन मार्क लगा दे, हो गया काम खत्म। बात समझ में आ रही है ना? तो ये आपका PB सेकंड हो गया, कोई दिक्कत? एक केवल ध्यान में रखनी है, आगे अगर बाय होम लिख रहे हो तो पीछे नहीं लिखनी है, समझ में आ रहा है? अगर स्टार्टिंग में नहीं लिख रहे हो बाय, लास्ट में बाय लिखना है, बस। स्ट्रक्चर सेम है साहब, किसी के द्वारा हुआ है वो दिखाने के लिए, द्वारा दिखाने के लिए केवल बाय यूज किया हूं, प्रीपोजिशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? इसको नोट डाउन कीजिए फटाक से। देखिए हम लोगों ने रूल नंबर 3 तक पढ़ा है, हाँ पे ना, और रूल नंबर 3 में हम लोगों ने ये देखा है कि इसका रूल नंबर 3 का जो रूल होता है, हु प्लस फिफ्थ फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या, क्वेश्चन मार्क। इसका PB कितने तरीके से बाबू? 2 तरीके से होता है। PB फर्स्ट किस प्रकार से होता है भाई साहब? हु को ना बाय होम में चेंज कर देते हैं साहब, फिफ्थ फॉर्म वर्ब चेंज होता है, हो जाता है किस में? इज RM में। चलिए उसके बाद ये ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं? एकदम एरो देकर ही लिखोगे आप, जिस प्रकार मैं लिख रहा हूं, सब्जेक्ट, सबकी कॉपी में एरो होना चाहिए। अब बताइएगा वर्ब का कौन सा फॉर्म? ये 5वां फॉर्म जो है किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा? तीसरा फॉर्म में। यहां पर क्या, क्वेश्चन मार्क। देखिए बाय स्टार्टिंग में लिख दिया हूं, द्वारा का सेंस पहले दे दिया हूं, इसलिए दोबारा बाय नहीं लिखेंगे। समझ में आ रहा है? इस बात को ध्यान में रखिएगा। एग्जामिनर इस प्रकार के सेंटेंस में एक बार और यहां बाय लिख देता है ऑप्शन में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जहां जहां एरर रहता है मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है जी। यहां तक कि SSC के PYQs में भी, ठीक है ना, कहां कहां ऑप्शन में मिस्टेक रहता है, जहां आपको केवल वहां पर ध्यान देनी है, आंसर एक झटके में निकलेगा इसका। अच्छा हु को आप देखिए, हु को अगर आप सब्जेक्टिव केस मानकर बनाइएगा तो हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, हाई पे ना, अब प्रीपोजिशन इसके साथ लगा देते हैं, केवल ऑब्जेक्टिव केस भी दिखाना है, क्वेश्चन वर्ड भी दिखाना है उस रूप में, तब आपका ये स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर हु को केवल अगर क्वेश्चन वर्ड मान लिया जाए, WH फैमिली वर्ड मान लिया जाए, है ना, तो किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है? तो हु को हु ही छोड़ देते, फिर हु का हु ही रह जाता है, फिर क्या, इज RM आ जाता है। क्या आ जाता है? इज RM। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट यहां पर क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। सब कुछ वही रहेगा, केवल बाय, द्वारा का सेंस दिखाने के लिए यहां केवल क्या रहेगा? बाय। अब किसके द्वारा एक्शन हो रही है, चूंकि ये चीजें गिवन नहीं होता है, हिडन होता है, इसलिए इसको हिडन ही रखते हैं, लेकिन किसी के द्वारा हुआ है ये दिखाने के लिए यहां बाय रहता है। अब ध्यान से देख लीजिएगा, बाय हु भी कर देता है एग्जामिनर, बाय हु बाबू नहीं होगा। क्या बताया अभी? प्रीपोजिशन के बाद है ना, कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। हाँ पे ना, जब भी लिखोगे आप बाय के बाद हु, इसका मतलब है ना बाय के बाद आप सब्जेक्टिव केस लिख रहे हो, हाँ पे ना, जो कि क्या होगा? रॉन्ग। कभी पढ़े हो बाय आई? नहीं, बाय मी होता है, हाँ पे ना, उसी प्रकार से। तो रूल आपने देख लिया है, ठीक है। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब सेंटेंस बनाइएगा,
एक तरीके से नहीं, आपको दोनों तरीके से बनानी है, ठीक है। चलिए ध्यान से समझते हुए बनाते चलिएगा। तो पहला है हु राइट्स अ लेटर, फटाफट लिखते चले। हु राइट्स अ लेटर, खुद से बनानी है। कोई भी एक भी सिंगल बच्चा एक दूसरे की कॉपी नहीं देखेगा। आपको सीखना है यहां। जिसको दिक्कत होगा मैं बताऊंगा, ठीक है। हाँ, आपकी कॉपी में जाकर बताऊंगा, लेकिन आप बनाइए यहां। देखिएगा, हु इनवाइट्स यू, दोनों तरीके से बनानी है बाबू। नेक्स्ट अगला, हु क्लीन्स दिस रूम। बाबू किसी के पास पेन है उसको दे दीजिए। सुनिए ध्यान से, लेकिन नोट डाउन कीजिए फटाक से। देखिए इसको पहले वाले रूल से बनाते हैं, ठीक है। बड़े गौर से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहले लिखना बंद करें आप, पहली बात आप लिखना बंद करोगे। पहली बात आप लिखना बंद, तो लिखना बंद, जहां तक लिखे रुक जाइए। अब ध्यान से सुनिए, सबकी नजर बोर्ड पर। अगर बोर्ड पर नजर है, आज के बाद जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा इस प्रकार के सेंटेंस में, इसकी पूरी गारंटी लेता हूं। देखिए अब जरा ध्यान से सुनिएगा, पीबी फर्स्ट करने जा रहे बाबू, तो फर्स्ट वाला रूल पर ध्यान दोगे। मैं कुछ नहीं करूंगा, बोलना आपको है। देखिए पीबी फर्स्ट से बना रहा हूं, बोलिएगा सर दोनों तरीके से पीबी, दोनों तरीके से पीबी होता है, जिससे आपका मन है पीबी करना। एग्जाम में दोनों आता है, कोई तीसरा भी होता है, हो ही नहीं सकता साहब तीसरा। या तो आप सब्जेक्ट मानकर पीबी करोगे, या WS फैमिली वर्ड मानकर, और दूसरा कोई तरीका ही नहीं है दुनिया में, समझ में हो ही नहीं सकता है। ये तो WS फैमिली वर्ड मानकर बनाओ रूल, या तो भाई साहब है ना आप सब्जेक्ट मानकर बनाओ को, कोई तरीका नहीं। इसलिए दो ही तरीका है इसका, ठीक है। आइए देखिए, बाय होम का मैं क्या लिखूंगा, बाय होम का बाय होम ही लिखूंगा। हाँ महाराज चल तो जाए। चलिए बाबू पीवी फर्स्ट करते हैं। पहले क्या दिख रहा है आपको, बाय होम ना, बाय सेपरेट बाबू, होम भी सेपरेट, क्योंकि ये प्रीपोजिशन ही ऑब्जेक्टिव केस है। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिए, ऑब्जेक्टिव केस भी है, WS फैमिली वर्ड भी है, दोनों। उसके बाद क्या, इज आराम। इज आराम किसके कारण आएगा, ये जो सब्जेक्ट है नया, इसके कारण। सब्जेक्ट कहां से बनेगा, उसका जो ऑब्जेक्ट है वही बनेगा क्या, सब्जेक्ट, और उसी सब्जेक्ट के अनुसार आएगा क्या, इज आर। अच्छा ठीक है, ये तो सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये तो वर्ब हो गया हमारा, ये लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, ऑब्जेक्ट को बना देते हैं सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को बना दिया क्या हमारा, सब्जेक्ट। सर सब्जेक्ट की जगह लिख दिया, अच्छा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आरम ना, हाँ सर कहां, मध्य में, क्योंकि पहले बाय होम लिख चुके हैं। तो बताइएगा, एक लेटर है, एक ही पत्र है, जितनी भी सिंगल चीजें हैं एक, उसके लिए क्या इज, है ना। और आई के लिए एम, जितनी पुल्लल है उसके लिए क्या आर, कुछ नहीं याद रखना है। बताइए एक लेटर इज आर में से क्या लिखेगा, इज। अब जरा ध्यान से सुनिए, पीबी फर्स्ट में सर बाय होम पहले, हाँ सर लिख दिया बाय होम। सर इज आर में से इज, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट जो आएगा उसी के अनुसार सब्जेक्ट आए, अ लेटर एक चीज है इसलिए इज। बाय होम इज आर में से इज, सब्जेक्ट अ लेटर। उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, तीसरा फॉर्म। इसमें बताइए, इसमें बताइए वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखा हुआ है, पांचवा आई पे ना, इसको तीसरा फॉर्म में चेंज करना है भाई साहब। यही वर्ब है जो वहां जाकर तीसरा फॉर्म बन जाता है। बताइए राइट का थर्ड फॉर्म क्या, राइट रोट रिटर्न, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रिटर्न। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो बाबू पूछ लीजिए, कोई दिक्कत। पहला रूल समझ में है। अब दूसरा भी साथ साथ देख लियो, इसको भी लिखना बंद, क्या बोले, गर्दन ही उड़ा देंगे अभी अब से एकदम, है ना। पीवी सेकंड देखिए इधर ध्यान दे। अब बताइए हु को ही लिखेंगे ना। अब बताइए इज आर में से क्या, आराम से साफ इज लिखेंगे, क्योंकि अपन को पता है सब्जेक्ट यहां क्या आने वाला है, अ लेटर। एक ही चीज है, हेल्पिंग वर्ब में कोई दिक्कत, हु का हु, इज आर में से इज, सब्जेक्ट अ लेटर, थर्ड फॉर्म वर्ब। सर बताइए वर्ब राइट है ना, राइट का थर्ड फॉर्म, राइट रोट रिटर्न, रिटर्न
उसके बाद बताइए बाय है लिखा हुआ, बाय लिख दिया, लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क दिया, हो गया सर। बताइए कितना आसान है ना। बनाइए इसको फटाक से आप लोग। चलिए बाबू इसको बनाते हैं, है ना। अब पीवी फर्स्ट, मुझे बताइए पीवी फर्स्ट में क्या हु किस में चेंज होगा, बाय हुम में। उसके बाद बताइए इज आर में से कोई एक, सर ऑब्जेक्ट ही बनेगा सब्जेक्ट, यू है ऑब्जेक्ट, यू का सब्जेक्टिव, देखिए यू का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है। हाँ एपिना, अब यू के अकॉर्डिंग इज आर में से क्या आर, डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड बाय हुम, हाँ सर इज आर में से आर, सब्जेक्ट यू। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, इनवाइट का थर्ड फॉर्म अब इनवाइटेड, साहब हो गया। कोई दिक्कत क्या, लास्ट में बाय भी लिखा है, नहीं स्टार्टिंग में लिख दिया तो एंडिंग में नहीं लिखना है, एंडिंग में लिख दिया तो स्टार्टिंग में नहीं लिखना, अगर स्टार्टिंग में नहीं लिखा तब एंडिंग में लिखना है, बस इतना दिमाग में रखियो और कुछ नहीं। अब कहां कहां बाय सकता है, ये चीजों इन चीजों की जानकारी आपको बहुत अच्छे से है। चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, अब मुझे बताइए पीवी सेकेंड बताइएगा। अब हु वाला से बनाइएगा ना, हु लिख दिया, ई जा रहा में से क्या, ई जा रहा में से क्या, और सब्जेक्ट क्या बन रहा है आपका यू। चलिए उसके बाद बताइएगा पीवी सेकेंड में थर्ड फॉर्म अब ना, इनवाइट का थर्ड फॉर्म अब इनवाइटेड, लास्ट में क्या बाय। बताइए किसी को कोई दिक्कत। चलिए एक और बचा हुआ है, इसको भी बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए पीवी फर्स्ट, अब फर्स्ट सेकेंड जरूर नाम दीजिएगा, हु को किस में चेंज कीजिएगा बाबू, बाय हु में। बहुत बड़ी चीज है, हर एग्जाम में पूछा जाता है यहां से प्रश्न, बाय हुम इज आर में से क्या, सब देखिए सब्जेक्ट क्या बनेगा, दिस रूम, कितने रूम है एक, दिस रूम यह रूम एक ही रूम है ना। दिस दैट है ना, सिंगुलर चीजों को इंडिकेट करता है बाबू, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दिस रूम एक ही चीज है ना साहब, इज या आर, इज। बाय हुम डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड, सर इज आर में से इज, सब्जेक्ट क्या सर दिस रूम, क्लीन का थर्ड फॉर्म अब क्लीन्ड हो गया साहब। अच्छा अब तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए, बिल्कुल सर लगा देते हैं। नेक्स्ट अगला देखिए आप, पीवी सेकेंड, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए पीवी सेकेंड इसमें सर हु को हु में ही छोड़ेंगे, इज आर में से क्या सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, ओ सर आप तो बिना रूल देखे ही बना देंगे सर, है ना। हु इज आर में से क्या इज, दिस रूम। बताइए क्लीन का थर्ड फॉर्म वर्ब क्लीन, लास्ट में बाय, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में बाय नहीं लगाए हैं। बताइए यहां तक में किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना, इस प्रकार का बन जाएगा ना, बहुत अच्छा।